कितनी नावों में कितनी बार। यूजीसी है हिंदी के सिलेबस में यह कविता सम्मिलित है। और इस कविता को लिखने वाले हैं अज्ञे जी, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। यह कविता यात्रा के दौरान लिखा गया है। यह कविता यात्रा के सारांश को दिखाता है। यह कविता यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को दिखाता है। यह कविता यात्रा के उद्देश्यों को दर्शाता है। यह कविता यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से कवि लेखक या अन्य लोग विभिन्न चीजों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी जगह, अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस कविता को हम लोग देखेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगुण के संदर्भ में। इसके पहले भी कविताओं का व्याख्या किया गया है। और संदर्भ इस कविता की ये देखेंगे कि कवि का जन्म सन 1911 ईस्वी कुशीनगर कस्या में हुआ था। देश के आजादी के पहले आगे जी ने क्रांतिकारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभाया था। कहा यह भी जाती है का देश के आजादी के पहले 1947 के पहले इन्होंने सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में भारत का, यहाँ के लोगों का नेतृत्व किया। कहा यह भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथ भी यह रहे हैं कुछ समय के लिए, और बम बनाने का कार्य भी कर। देश के स्वतंत्र होने के बाद यह भारत में कुछ विश्वविद्यालय में तथा यूरोप और अमेरिका, विशेष तौर पर अमेरिका के विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किए। तो यह कविता इसी यात्रा के दौरान लिखा गया है। सन 1962 ईस्वी से 1966 ईस्वी के मध्य अखिल जी ने बहुत सारी कविताओं का रचना किया। कुल 44 कविताएं हैं। इसका संकलन कितनी नावों में कितनी बार में किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार एक स्वतंत्र कविता है, साथ ही साथ एक काव्य संग्रह भी है। इस कविता का लेखन 1966 ईस्वी में हुआ, प्रकाशन 1967 में, और इसी काव्य संग्रह पे जिसमें कब 44 कविताएं 1978 ईस्वी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह कविता कितनी नावों में कितनी बार लघु कविता चेकोस्लोवाकिया में लिखा गया है। इस कविता के संदर्भ में हम लोग और जानकारियों को देखते हैं कि संदर्भ क्या है कविता के। संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि हर कवि द्वारा कविता के लिखने का कोई कारण होता है, कोई उद्देश्य होता है। तो कवि विभिन्न यात्राएं किए हैं। कवि ने बहुत सारे यात्राओं को लिखा भी है। और कवि ने अपने यात्रा के सारांश को यहाँ पे चित्रण करने का प्रयास किया है। कवि ने अपने यात्रा करने के उद्देश्यों का चित्रण यहाँ पर किया है। केवल कवि ने अपने ही यात्रा के उद्देश्यों का, लक्ष्यों का, सत्य को पाने का चित्रण नहीं किया है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य जो यात्रा करता है, जो अपना घर बार छोड़ता है, अपना देश छोड़ता है, दूसरे देश में जाता है, वहाँ के सत्य को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को जानने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में इस कविता का रचना किया गया है। इस कविता में कवि यह देखता है जब जब वह नई जगह पर यात्रा करने के लिए गया, ज्योति के संदर्भ में बात किया गया, अर्थात ज्ञान के संदर्भ में बात किया गया है। ज्ञान पाने की वजह से जब जब कवि ने दूसरे देशों की यात्रा किया है, तो उसने देखा है कि उसका अपना देश, परिवार होना है सबसे बेहतर। क्योंकि दुनिया की चकाचौंध को जितना देखने के लिए आगे बढ़ा, वह उसमें फंसता गया। आगे लिखते हैं कि मानव कई बार इसी उद्देश्य से विदेशों में गया, किंतु वहां विदेशी चकाचौंध में खो गया। उस निर्मम प्रकाश ने उसके अंधकार को और बढ़ा दिया, अर्थात उस चौंधियाते प्रकाश ने उसे सत्य से और अधिक दूर कर दिया। कहने का अर्थ ये है कि कभी जब युवा अवस्था में या अन्य अवस्थाओं में जब नए जगह जाने का प्रयास करता है, एक्सप्लोर करने का प्रयास करता है, तो वहीं पे चकाचौंध में खो जाता है, अपने जड़ को भूलने लगता है। इसी संदर्भ में इस कविता में लिखा गया है
एक बूंद सहसा उछली। यात्रा जो वृत्त है इसका, उसका भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं न कहीं सारांश दिया गया है। प्रत्येक यात्रा वृत्तांत का सारांश दिया गया है कवि यात्रा के अंदर। यहाँ पे नाव की बात साधन के रूप में किया गया है। तो कवि नाव का उपयोग कर रहा है नए जगहों पर जाने के लिए, वो साधन के संदर्भ में, यात्रा के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में। तो किस प्रकार से विभिन्न कठिनाइयों से करके व्यक्ति यात्रा करता है और उसको क्या प्राप्त होता है, इसी बात की चर्चा कवि ने किया। ये रहा कविता का संदर्भ। प्रसंग आगे हम लोग देखते हैं और प्रसंग के बाद एक एक पंक्तियों का व्याख्या देखा जाए। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी में अज्ञे द्वारा लिखा गया कविता का सारांश। आइए व्याख्या के पहले कविता का प्रसंग अथवा सारांश को देखते हैं, जिससे कविता की व्याख्या को, एक एक लाइन की व्याख्या को समझना आसान हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कविता का प्रसंग अथवा सारांश। अज्ञे की कविता कितनी नावों में कितनी बार उनकी अनुभूतियों, जीवन दर्शन और मनुष्य की अस्तित्वगत चिंताओं को प्रकट करती है। इस कविता में नाव को जीवन यात्रा के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, जहाँ प्रत्येक नाव विभिन्न अनुभवों, समय और स्थानों का प्रतिनिधित्व करती है। यह कविता मानव जीवन की अस्थिरता, अनिश्चितता और उसकी खोज यात्रा को गहराई से व्यक्त करती है। इस कविता को हम लोग कई बिंदुओं में निर्धारित कर सकते हैं। यह कविता जीवन की अस्थिरता और निरंतरता को दिखाता है। जैसे कविता में कवि ने जीवन को यात्रा और नाव से जोड़ा है। जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरने को अलग अलग नावों में यात्रा करने के रूप में दिखाया गया है। जैसे नाव बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी निरंतर बदलती रहती हैं। कवि यह सवाल करते हैं कि जीवन में कितनी बार हमने नाव बदली है, यानी कितनी बार जीवन ने हमें नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना कराया है। यह कविता अनिश्चितता का प्रतीक है। कवि यह सोचते हैं कि हमने कितनी बार नई नाव में सवार होकर यात्रा की है, लेकिन हर बार मंजिल या दिशा स्पष्ट नहीं रही है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कवि यह व्यक्त करता है कि हर बार मंजिल या दिशा स्पष्ट नहीं रही है। यह जीवन की अनिश्चितता का प्रतीक है, जहाँ मनुष्य बार बार नए अवसरों और अनुभवों की खोज में निकलता है, लेकिन उसे कभी पूर्णता या संतोष नहीं मिलता है। कवि ने इस कविता को आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू को भी देखा है और आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू की तरफ भी मोड़ने का प्रयास किया है। इस कविता में अज्ञे की दार्शनिक दृष्टि भी स्पष्ट होती है। जीवन को वह एक नदी की तरह मानते हैं, जिसमें हम बार बार डूबते उतराते हैं, उत्थान पतन होता रहता है। यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। ये सवाल कि कितनी नावों में कितनी बार अस्तित्व और जिज्ञासा को प्रकट करता है। इस कविता में कवि ने मनुष्य की अंतहीन खोज को भी दर्शाया है, सत्य के खोज को भी दर्शाया है। कवि यह भी इंगित करते हैं कि जीवन की यात्रा में हम बार बार नए अनुभवों, नए संबंधों और नए अवसरों की खोज करते हैं, लेकिन फिर भी यह यात्रा अंतहीन है, क्योंकि कोई अंतिम गंतव्य नहीं जहां हम पूर्ण संतोष प्राप्त कर सकें। कवि ने इस कविता का अंतिम निष्कर्ष यही निकाला है कि यह कविता जीवन की अस्थिर, अनिश्चित और अनंत यात्रा की गहरी समझ प्रस्तुत करती है। यह मानव जीवन की उस जिज्ञासा को दर्शाती है जिसमें हम निरंतर नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कभी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। कवि स्वयं क्रांतिकारी रहा है। स्वयं कवि ने भारत में कई जगह पढ़ाने का कार्य किया है और यह उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विश्वविद्यालय में पढ़ाने का कार्य भी किए हैं। तो उन्होंने अपने निजी अनुभवों के माध्यम से कितनी नावों में कितनी बार कविता को लिखने का प्रयास किया है।
यह अभी तक रहा है कविता का सारांश, यानी कविता का संदर्भ, प्रसंग अथवा सारांश और व्याख्या। तो आगे हम लोग देखेंगे कविता का व्याख्या। कविता का व्याख्या एक एक लाइन देखेंगे, जिस तरीके से आपको और बेहतर तरीके से यह कविता समझ में। व्याख्या। कितनी नावों में कितनी बार 1966 ईस्वी में लिखा गया, 1967 में प्रकाशित और 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह एक स्वतंत्र कविता होने के साथ साथ एक काव्य संग्रह भी है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह में कुल 44 कविता है। कविता की व्याख्या को देखते हैं, एक एक पंक्तियों, एक एक शब्दों के अर्थ सहित। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कवि पहली पंक्ति के द्वारा कह रहा है कि कितनी दूरियों से कितनी बार। कवि सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत दूर तक यात्रा करता है और यह कह रहा है कि कितनी दूरियों से कितनी बार, यानी बहुत दूरी से मैं आया हूं, या अन्य लोगों के संदर्भ में भी बात करा। कितनी डगमग नावों में बैठकर, और ये नाव जो है डगमगाते हैं, यहाँ पे नाव का संदर्भ किया गया है संघर्ष से। जिस प्रकार से यात्रा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार से डगमग नावों में बैठकर, अर्थात नाव को प्रतीक बना करके कहा गया है। मैं तुम्हारी ओर आया हूं, यानी कि मैं तुम्हारी ओर आया हूं लक्ष्य के तरफ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति। ज्योति का अर्थ यहाँ पे ज्ञान के संदर्भ में है, सत्य के संदर्भ में है। अगर पूरी पंक्ति का व्याख्या देखेंगे तो कवि कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास कई बार आ चुका हूँ और बार बार आता हूँ, और डगमग नावों के साथ आता हूँ, यानी मेरा जो यात्रा है वह बहुत ही कठिन है। मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, सत्य की तरफ आया हूँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। ये तो बात हो गई कवि के ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में, सत्य को खोजने के संदर्भ में। इसका व्याख्या कई संदर्भों में किया जा सकता है। जैसे एक मजदूर अपना गांव शहर छोड़ करके दूसरे राज्य में जाता है नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, वह भी प्राप्त करने के लिए जाता है, यात्रा कठिन करके जाता है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में पढ़ने जाता है, वह भी नए जगह पे जाता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाता है। वैज्ञानिक, खोजकर्ता, ऐसे बहुत सारे लोग अपने आरामदायक जीवन को छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, किसी खोज के लिए, सत्य के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसी जगह पे जाने को कवि बार बार कह रहा है और उस समय आए हुए यात्रा के संघर्षों का वर्णन कर रहा है। यहाँ पे नाव, डगमग नाव का संदर्भ हो जाएगा कि यात्रा में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में। आगे देखते हैं। कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कवि इस पंक्ति के द्वारा कहता है कि कभी कुहासे में, कुहासा यानी कि ठंड के मौसम में, तुम्हें न देखता। कवि कह रहा है कि जब कुहासा का मौसम रहता है, शीत चारों तरफ गिरे रहते हैं, तो मैं दूर तक तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। ये तो हो गया इस शब्द का अर्थ है, लेकिन इस कुहासे को प्रतीक मान करके कवि कह रहा है कि जब मेरे जीवन में उथल पुथल रहता है, छोटी बड़ी परेशानियां रहती हैं, तो मैं तुम्हें, तुम्हारे सत्य को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता हूँ। प्रत्येक कवियों ने जो काव्य का सृजन किया है, प्रतीकों के रूप में किया है। तो यहाँ पे तो पहले शब्द का अर्थ हो गया कुहासा में कोई वस्तु का न दिखना, लेकिन सच तो ये नहीं है। कवि यह कहना चाह रहा है कि मेरे उलझनों में, मेरे परेशानियों में, जो छोटे बड़े परेशानियां हैं, इसके बीच में ज्ञान को, सत्य को पहचान न सका। आगे पंक्ति में, पर कुहासे के ही छोटी सी रुपहली झलमन में, कवि कह रहा है ये जो कुहासे हैं, इस कुहासे में छोटी सी कहीं रुपहली, थोड़ी मोड़ी झलमल दिख रही है, तुम्हारी ज्योति कहीं दिख रही है। जिस प्रकार से कुहासे के बीच में दूर कहीं आसमान में
सूर्य दिखाई देता है एकदम दिए की तरह। वही कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, संघर्ष हैं, इन सभी के बीच में यो ज्ञान दिख रहा है, वो सत्य दिख रहा है, अर्थात वो मेरा लक्ष्य दिख रहा है। यहाँ भी कवि ने कुहासे को छोटी मोटी परेशानियों के संदर्भ में चर्चा किया है, और जो झिलमिल रोशनी है, जो रुपहली झलमल रोशनी है छोटी सी, ज्ञान के संदर्भ में या फिर लक्ष्य के संदर्भ में कवि तुलना करता है। आगे देखते हैं। पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल, कवि कह रहा है कि जो तुम्हारा प्रभामंडल है, प्रभा यानी आभा मंडल है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, प्रकाश पुंज है, वही मैं पहचान पाया हूं, यानी उस सत्य को कभी पहचान लिया है। कितनी बार मैं धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार। कवि अज्ञे पुनः कह रहे हैं, कवि अज्ञे कवि अज्ञे पुनः कह रहे हैं कि कितनी बार मैं तुम्हारी खोज में भटका हूं। कभी धीर रहा, धीर का अर्थ यहाँ पे शांत स्वभाव वाला। आश्वस्त, आश्वस्त का तसल्ली, यानी मुझे कभी तसल्ली हो गया। अक्लांत, अक्लांत जो थका न हो। कभी कह रहा है कि मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, नए सभ्यता को जानने के लिए कभी शांत स्वभाव का रहा हूँ, कभी तसल्ली मुझे हुआ है, अब मैं कभी थकता नहीं हूँ। यानी जो कभी कह रहा है कि जो मैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकला हूँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला हूँ, क्योंकि कभी बहुत बार विदेश यात्रा किया हुआ है और नए जगहों पे जाना, वहाँ की संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए किया है। तो कभी कह रहा है कि मैं कभी थका नहीं हूँ, मेरा स्वभाव हमेशा शांत रहा है, मुझे तसल्ली रही है। ओ मेरे अनबुझे सत्य, अनबुझे अ, जिसके विषय में ज्ञान नहीं है, जान नहीं पाया है। कभी कह रहा ओ मेरे अनबुझे सत्य, कि हे सत्य जिसे मैं जान नहीं पाया हूं अभी भी। कितनी बार वो जो सत्य मैं जान नहीं पाया हूं, मैं कितनी बार उसके लिए यात्रा कर रहा हूं। इसके संदर्भ में एक अन्य पंक्ति है, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कवि ने कि धीर, आश्वस्त, अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार को व्याख्या कैसे किया है कि कस्तूरी कुंडल बसे खोजे वन माही। कस्तूरी जो मृग होता है, उसके नाभि में सुगंध रहता है, लेकिन उससे पाने के लिए पूरा वन खोज मांगता है, फिर रुकता है, महकता है, फिर खोजता है। वह ये दिखाना चाह रहा है कवि कि जो सत्य है उसके अंदर है, जो ज्ञान है उसके भीतर है, और उसके संतोष है उसके भीतर है, उसको पाने के लिए इधर उधर यात्रा कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है। अब यहां तक के पंक्ति का अर्थ को देखते हैं। और कितनी बार कितने जगमग जहाज, कभी कह रहा है कि बहुत बार मैं इस जगमग जहाज से यात्रा किया हूँ, अर्थात बहुत बार यात्रा करते समय मेरा यात्रा अच्छा भी रहा है, और सौंदर्य भी मैंने देखा है। जगमगाते हुए जहाज की तुलना के द्वारा कवि ने तुलना किया है अपनी यात्रा का। मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, और ये जो यात्रा है, इसके मोह में मैं बहुत दूर तक खींचा चला आया हूँ। मैं कई देशों की यात्रा किया हूँ, किन पराये देशों की बेदर्द हवा में। और कभी कह रहा है ऐसे ऐसे पराये देश में मैं गया हूँ जहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, मेरे जानने वाला कोई नहीं रहा है, जहाँ नंगे अंधेरों में। और कभी कह रहा है कि ऐसे जगह जहाँ पे असत्य है, जहाँ पे शांति नहीं है, ऐसे जगह पे भी मैं गया हूँ। यानी कभी कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि जो सुकून, शांति घर में, परिवार में, अपने शहर में, अपने देश में है, वह उसे विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं मिल पाया है, भले ही वह उसे प्राप्त करने के लिए बहुत देशों की यात्रा किया हुआ हो। और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभाव मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य, तथ्य, तथ्य। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं एक एक करके।
और भी उघाड़ता रहता है। उघाड़ने का संदर्भ है खोलना। कवि कह रहा है कि जब जब वह नए जगहों पे जाता है तो वहाँ नई सभ्यताओं की खोज करता है, नई संस्कृति को जानने का प्रयास करता है और वहाँ परत दर परत वहाँ के विषयों, वहाँ के वस्तुओं के विषय में जानने का प्रयास करता है और जानता भी है। एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, लेकिन वहाँ पे तीक्ष्ण अर्थात वो अपनापन नहीं दिखता है और ऐसा निर्मम यहाँ जहाँ पे भावनाएं नहीं हैं और ऐसे प्रकाश दिखती हैं। तीक्ष्ण प्रकाश दिखता है जिसमें कोई प्रभाव मंडल नहीं बनते। कवि कह रहा है कि ऐसे जगहों पे कोई आभा मंडल नहीं है, कोई भाव नहीं है, यानी भाव रहित सौंदर्य की बात कवि करता है। कवि कहता है केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, और चारों तरफ केवल तर्कों की बात की जाती है, तथ्यों की बात की जाती है, लेकिन भावनाओं की बात नहीं की जाती है। इन चार पंक्तियों के द्वारा यह समझ सकते हैं कि कवि यह कहने का प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से दूसरे देशों में जाता है तो वहाँ पे सभी लोग मतलब की बातें करते हैं, तथ्य की बात करते हैं, भावनाएं नहीं हैं, बल्कि सभी लोग एक दूसरे से मतलब के लिए बात करते हैं। सत्य नहीं, अंतहीन सच्चाइयाँ। और कभी कह रहा है मुझे उसे सत्य नहीं मिला है और सच्चाइयाँ हैं, उस सच्चाइयों के तलाश में अभी भी लगा हुआ है। जो उसके लक्ष्य की प्राप्ति है उसे लक्ष्य नहीं मिला है, संतोष नहीं मिला, सत्य नहीं मिला है, अभी भी वह उसकी तलाश लगातार कर रहा है। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार, कवि कह रहा है कितनी बार मुझे, मैं बहुतों बार उदास हुआ हूँ। खिन्न का अर्थ हो जाएगा उदास हुआ हूँ, विकल का अर्थ हो जाएगा व्याकुल हुआ हूँ, संत्रस्त का अर्थ हो जाएगा अत्यंत डरा हुआ। कवि कह रहा है कि मैं कभी कभी बहुत सारा डर जाता हूँ, और कवि कह रहा है उस सत्य की खोज में मैं बार बार लगा हुआ हूँ, जिसमें मुझे उदासी मिलती है, मुझे परेशानी मिलती है और मैं बहुत डर भी जाता हूँ, लेकिन मेरा वो जो सत्य है, जो लक्ष्य है, प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब इस पूरे कविता का सारांश में अगर कहना चाहूँ, सबसे यात्रा में लक्ष्य पे पहुंचने के बाद अपने से लोगों के बिछोड़ने के गम को दर्शाया गया है। परदेश में रहकर एकाकीपन के दर्द को दर्शाया गया है। यदि आज का वीडियो सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि का तैयारी करने वालों के पास शेयर भी करें। इस वीडियो में कमेंट करें आखिर इस वीडियो का और क्या सुधार किया जा सकता है।